नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए जयराम सिंह गौड़ की लिखी हुई कहानी मुक्ति। जयराम सिंह गौड़ जी एक प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रभास ने सुबह सुबह टीवी खोला तो छपरा एक्सप्रेस की दुर्घटना की खबरें आ रही थीं। काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। क्षत विक्षत लाशें फैली हुई हैं। लोगों का सामान सब तितर बितर फैला हुआ था। राहत कार्य में लगे लोगों का ध्यान केवल बोगियों में फंसे हुए घायल लोगों को निकालने में लगा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कारुणिक वातावरण था। इस अभियान में पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी मदद कर रहे थे। उसने घबराकर टीवी बंद कर दिया। उसको आशंकाओं ने घेर लिया था कि कहीं इति भी तो इसी गाड़ी से कानपुर नहीं आ रही थी, कहीं वो भी तो नहीं इस हादसे की शिकार हो गई है। मन में कोई अच्छे विचार नहीं आ रहे थे। वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को चला। आज उसे वो रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा। उस समय कई गाड़ियों के आने का समय था। प्लेटफॉर्म पर रेलम पेल थी। हर आदमी जल्दी में दिख रहा था। एक दूसरे से टकरा रहे थे। वेंडरों की चीख पुकार से और भी वातावरण बोझिल हो रहा था। तब तक अनाउंसमेंट होने लगा कि छपरा एक्सप्रेस का गोरखपुर के पास एक्सीडेंट हो गया है, लिहाजा वो गाड़ी अब नहीं आएगी। उस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्री अपने टिकट वापस कर अपना भुगतान ले लें। हादसे में शिकार यात्रियों के संबंध में पूछताछ खिड़की के बगल वाली खिड़की से मालूम किया जा सकता है। प्रभास उस खिड़की पर पहुंचा, लेकिन उस खिड़की पर बड़ी अनियंत्रित भीड़ थी। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद किसी तरह खिड़की पर पहुंचकर इति पांडेय के बारे में पूछा, लेकिन वहां से कोई सूचना नहीं मिली। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया था। वो बैठने की गरज से वेटिंग रूम में चला गया। वेटिंग रूम में बहुत भीड़ थी। वो बैठने के लिए जगह देखने की गरज से बेंचों को देखने लगा। अचानक उसे लगा कि एक कोने की बेंच पर इति बैठी है। उसमें बदलाव तो आ गए थे, पर इतने भी नहीं कि वो पहचानी ना जा सके। पर सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। वो उस बेंच की ओर चला तो लेकिन कुछ सोच कर रुक गया। फिर वो अपने को रोक नहीं सका और उसने उस महिला के पास जाकर उससे पूछा, माफ़ कीजिएगा, कहीं आप इति तो नहीं हैं? महिला के कानों में एक चिर प्रतीक्षित आवाज़ पड़ी। उसके अंतस में जैसे सितार के तार अचानक झंकृत हो उठे। समय जैसे अचानक एकदम पीछे चला गया। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, हाँ प्रभास, मैं इति ही हूँ। कहकर वो अपने बैग में अपना चश्मा ढूंढने लगती है। तब तक प्रभास उसके पास पहुँच जाता है। क्या ढूंढ रही हो? अपना चश्मा। अब तो बगैर चश्मे के काम ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें तो तुम्हारी आवाज़ से ही पहचाना, अब तो कान ही मेरे आँखों का काम करने लगे हैं। कहकर वो किंचित मुस्कुराई थी। आश्चर्य है, इतने अंतराल के बाद भी तुमने मेरी आवाज़ को पहचान लिया, पर तुमने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। बहुत लिखे हैं, पर फिर मुझे मिले क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी सुखी गृहस्थी में जहर नहीं घोलना था। सुखी गृहस्थी? क्या मतलब? अरे गृहस्थी तो तब बनती जब शादी करता। अब तो तुमने उन पत्रों को तो फाड़ डाला होगा। प्रभास, तुम मुझको इतना निर्दयी समझते हो? उन पत्रों में मेरी भावनाएं, मेरा पहला प्यार है, उन्हें कैसे फाड़ती? वो कहाँ हैं? वो मेरे पास तुम्हारी अमानत हैं। जानते हो, मैं उनको सदैव इस आशा से अपने पास रखती हूँ कि तुम जब मिलोगे तो तुम्हें सौंप दूँगी। देखो, आज तुम मिल गए ना। तब तक इति ने चश्मा लगा लिया था। उसने प्रभास को देखते हुए कहा, प्रभास, तुम कुछ खास नहीं बदले। अरे ऐसा नहीं है, मुझ में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। उम्र तो अपने निशान छोड़ती ही है। ये तो है, पर मेरे इतने बदलाव तुम में नहीं हुए हैं। तुम अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जा बैठते हो। प्रभास के जहन में वो दिन तिरने लगे जब वो लोग कॉलेज से लौटते वक्त प्लेटफॉर्म टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर सन्नाटे में घंटों बैठते थे। उसने हंसते हुए कहा, अब कौन है जिसके साथ जाकर बैठूं? हाँ, आज तुम हो, चलो थोड़ी देर चलकर बैठते हैं। और वो दोनों प्लेटफॉर्म 10 की एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गए। इस प्लेटफॉर्म से बांदा, टूंडला और झांसी की पैसेंजर गाड़ियाँ सुबह शाम आती जाती हैं। इस समय वहाँ सन्नाटा था। प्रभास ने पूछा, तुम वेटिंग रूम में क्यों बैठी थी? प्रभास, मैं भी इसी गाड़ी से आ रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, पर गाड़ी के अधिक लेट हो जाने के कारण मैं टिकट वापस कर बस से कानपुर आ गई और इटावा का टिकट लेकर सामान क्लॉक रूम में रखकर वेटिंग रूम में बैठ गई।
इटावा ITI में मेरा छोटा लड़का प्रिंसिपल है, उसी के पास शाम वाली गाड़ी से जाना है। सामान क्लॉक रूम में क्यों रखा? पहले मैं अपना सामान अपने ही पास रखती थी। एक बार मैं पास बैठी महिला को अपना सामान तकाकर बाथरूम गई थी। लौट के आई तो ना वो महिला थी ना मेरा सामान। तब से सामान हमेशा क्लॉक रूम में ही रखती हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि बस से चली आई, वरना भगवान ना जाने क्या हुआ होता। देखो, आज तुम मेरे यहाँ रुको, रात वाली गाड़ी से यात्रा निरापद नहीं है, तुम्हें सुबह वाली गाड़ी में बैठा दूंगा। इति भी रुकना चाहती थी। उसे प्रभास से ढेर सारी बातें करनी थी। प्रभास ने पूछा, क्या तुमने इटावा का टिकट ले लिया है? हाँ। प्रभास ने क्लॉक रूम से उसका सामान लिया और टिकट काउंटर पर जाकर टिकट वापस कर स्टैंड पर खड़ी अपनी गाड़ी पर बैठकर किदवाई नगर के लिए चल दिया। रास्ते में इति ने कहा, प्रभास मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? नहीं इति, रास्ते में नहीं, घर पहुंचकर आराम से बातें होंगी। हाँ इति, अगर भूख लगी हो तो यहीं कहीं खाना खा लिया जाए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, खाना साथ में है। प्रभास ने इति को घर में उतार कर उससे कहा कि वो दरवाज़ा बंद कर ले, वो अभी कुछ देर में आता है। प्रभास हलवाई के यहाँ से इमरती और रबड़ी लेकर पहुँचा। तब तक इति नहा चुकी थी। अब भाई खाना निकालो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इति ने खाना निकाला। प्रभास को खाना देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, पर वो चुप रहा। इति ने रबड़ी और इमरती देखकर कहा, तुम कुछ भूले नहीं हो? इति, मेरे पास भूलने के लिए कुछ था ही नहीं, बस याद करने के लिए तुम थी। प्रभास, तुम रोज़ वेटिंग रूम जाते थे क्या? हाँ, तुमको याद होगा, इसी वेटिंग रूम से तो हम लोग अलग हुए थे। मेरा विश्वास था कि तुम यहाँ एक दिन ज़रूर मिलोगी, तब से मैं रोज़ इसी समय आता था। देखो, आज तुम मिल गई। प्रभास, तुमने शादी की? कैसी भुलक्कड़ हो, देर पहले तुम्हें बता तो चुका हूँ, नहीं की, कैसे करता? क्यों? जिसको चाहा वो मिली नहीं, दूसरे को मैं धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए नहीं की। इटावा की गाड़ी सुबह कितने बजे आती है? तुम्हें इटावा जाने की बहुत जल्दी है क्या? आखिर जाना तो है ही, पर इतनी जल्दी क्या है? इतने दिनों के बाद मिले हैं, कितनी बातें हम लोगों को करनी हैं और तुम्हें जाने की जल्दी पड़ी है। ठीक है, अब जब तुम कहोगे तभी जाऊंगी। ये हुई ना बात। अब बताओ, रत्नेश के न रहने के बाद तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? क्या बताऊं प्रभास, रत्नेश के रहने पर भी एक प्रकार से दुर्गति थी और उसके न रहने के बाद भी वैसी ही है। क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम कि रत्नेश खूब दारू पीते थे? जब वो नशे में होते थे तो वो वहशी हो जाते थे और वो मेरे शरीर को तब तक झंझोड़ते रहते थे जब तक उन्हें होश रहता था। प्रभास, शायद तुम जानते होगे कि मधुयामिनी के दिन एक लड़की की क्या क्या भावनाएं होती हैं। उस दिन भी उन्होंने मुझे एक वहशी की तरह ही भोगा था और मैं निस्सहाय सुबकती रही थी। बस करो इति, अब और नहीं सुना जाएगा। प्रभास, तुम इतने में विचलित हो गए? मैंने तो इतने सालों भोगा है। इति, अब तो तुम घर की मालकिन होगी, बच्चों के बारे में बताओ, वो तो तुम्हें ठीक से रखते होंगे। इति के चेहरे पर जमाने भर की पीड़ा सिमट आई थी। उसने कहा, ऐसे मेरे नसीब कहाँ प्रभास, औरत के भाग में मालिकाना कहाँ होता है। जब तक कुंवारी रहती है तो पिता के अधीन, शादी हुई तो पति के अधीन, पति के न रहने पर बच्चों के अधीन। पराधीनता ही औरत की नियत ही होती है। इति की बातों ने प्रभास को हिलाकर रख दिया। वो गुमसुम सा हो गया। इति ने पूछा, क्या हुआ प्रभास? इति, ये सब सोच के परे है मेरे। क्या तुम्हारे बेटों का ध्यान तुम्हारी आंखों की तरफ नहीं गया? जवाब में इति हंस के रह गई थी। प्रभास ने पूछा, फिर भी तुम इटावा जाना चाहती हो? फिर कहाँ जाऊँ प्रभास? तुम अब कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी। क्या संभव है? क्यों नहीं संभव है? अब मैं तुम्हें तिल तिल करके मरने नहीं दूंगा। हाँ, यदि तुम चाहो। मैं किस अधिकार से तुम्हारे पास रहूँगी? हम लोग शादी कर लेंगे। इस उम्र में? क्या इस उम्र में हम लोग जिंदा नहीं हैं? क्या हम लोगों को जीवन जैसा जीने का हक नहीं है? ठीक है, आराम से सोचना, निर्णय तुम्हें करना है। अब मैं चाय बनाता हूँ। तुम चाय बनाओगे? क्यों, रोज़ मैं ही बनाता हूँ और अच्छी बनाता हूँ। वो बाद में मैं देखूँगी, आज मैं बनाऊँगी। प्रभास ने चाय पीते हुए कहा, इति, एक निर्णय मेरा भी है जिसे तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। बताओ। तुम्हारी आंखों का इलाज करवाए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है। प्रभास दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इति को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने अंतस में उतर गई। उसकी आत्मा ने उससे पूछा, कल प्रभास को क्या उत्तर दोगी? प्रभास तो पागल हो गया है, इस उम्र में शादी करने को कहता है, लोग क्या कहेंगे?
जब तुम नर्क भोग रही थी तब कोई तुम्हारा हाल लेने आया? कोई नहीं आया। फिर उन लोगों को कुछ कहने का क्या अधिकार है? सुनो, भाग्य ने तुम्हें एक अच्छा अवसर प्रदान किया है, उसे भोगो, शादी कर लो और जीवन को जीवन जैसा जियो। मेरे लड़के बहुएं जब सुनेंगे तो क्या कहेंगी? तुम्हारे लड़के बहू कितनी परवाह करते हैं तुम्हारी। तुम उनके बारे में सोच रही हो जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। देखो, दुविधा में न पड़ो, बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं। कहते तो तुम ठीक हो, पर फिर भी देखो, यदि दुविधा में रहे तो वही नरक भोगना पड़ेगा। लगता है अभी तुम्हारी नरक भोगने से तुम्हारी तबीयत भरी नहीं है। देखो, डांटो नहीं, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। दूसरे दिन प्रभास इति को लेकर आंखों के डॉक्टर बंसल के यहाँ पहुँचा। डॉक्टर बंसल प्रभास का अभिन्न मित्र था। उसने दोनों का स्वागत करते हुए पूछा, क्या हुआ प्रभास, सब ठीक तो है? अरे भाई, क्या मैं ऐसे नहीं आ सकता? आज इतने दिन बाद आए हो, लगता है कोई खास बात है? हाँ यार, इनकी आंखों को देखकर बताओ क्या बात है। बंसल ने देखकर बताया, इनको मोतिया उतर आया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कब करोगे? 2 जांचें लिख रहा हूँ, आज करवा लेना। यदि सब कुछ ठीक हुआ तो कल ही कर दूंगा। प्रभास चलने को हुआ तो बंसल ने कहा, आज पहली बार भाभी को लेकर आए हो और बगैर कॉफ़ी पिए चले जाओगे? प्रभास ने बंसल से पूछा, कहाँ से टेस्ट करवा लूँ? संजीवनी से करवा लो, और हाँ, उसको पैसे नहीं देना है। प्रभास और इति खून और आंखों के कीचड़ का संजीवनी में सैंपल देने के बाद 3-4 घंटे इधर उधर घूमते रहे। फिर 5 बजे रिपोर्ट लेकर बंसल के यहाँ पहुँचे। उसने मुस्कुरा कर उन लोगों का स्वागत किया। उसने प्रभास से पूछा, अब मैं भाभी जी को ले जाऊँ? कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में। मैं तो डर ही गया था कि बड़ी मुश्किल से तो ये मिली हैं, अब तू इन्हें लिए जा रहा है। चलो, अपने चप्पल बाहर उतार दो और हाथ ठीक से धो लो, फिर तुम आज मुझे ऑपरेशन करते देखो। मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे ऑपरेशन में। हम लोग पोस्ट ऑपरेशन रूम में आ गए। 15 मिनट बाद बंसल आ गए। उन्होंने बताया कि अब भाभी जी को चाय पिलाई जा सकती है। अकेले इति को ही क्यों, हम सब लोग पिएंगे। आज मैं सामान लेके आया हूँ, आप बैठिए, मैं अभी आया। सब लोगों ने चाय पी। बंसल ने कहा, अब तुम भाभी जी को घर ले जा सकते हो, शाम को इन्हें ले आना तो इनकी पट्टी खोल देंगे। प्रभास और इति घर पहुँचे। प्रभास ने इति से पूछा, आज दोपहर क्या खाओगी? जो खिलाओगे खा लूँगी। प्रभास ने डॉक्टर से खाने के बारे में पूछ लिया था। शाम को इति की पट्टी खुल गई, उसे काला चश्मा मिल गया। इति ने देखा तो उसे सब बहुत साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, प्रभास, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। डॉक्टर को दिखाने का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? ना तुम्हें ना तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हें चिंता थी। तुमने तो सोच लिया था कि अब तो सब समाप्त। हाँ इति, अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, एक बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम 2 महीने तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है, पूरा ध्यान रखूँगी। ये हुई ना बात। 15 दिन बीत गए आज। प्रभास ने इति से कहा, कल सुबह नाश्ता पानी कुछ नहीं? क्यों? बड़ी जल्दी भूल गई, कल दूसरी आँख का भी ऑपरेशन होना है। अरे, इसी आँख से खूब काम चल रहा है, तो क्या उस आँख का ऑपरेशन नहीं होना है? प्रभास का मुंह देखकर इति ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल होना है मेरे हुजूर। ये हुई ना बात। दूसरी आँख का भी ऑपरेशन हो गया। प्रभास की सेवा से इति की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। उसका शरीर अब भर रहा है। प्रभास के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। अभी तक का लापरवाह प्रभास काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति हो गया था। इति के ऑपरेशन के समय उसकी सजगता देखने लायक थी। क्या मजाल, इति कोई लापरवाही कर जाए। इति को प्रकृति अब सुंदर लगने लगी है। फूलों के रंग अब मोहक लगने लगे हैं। बात बात पर मुस्कुराने लगी है। उसके मन में दबी हुई भावनाएं कुलबुलाने लगी हैं। दुनिया अब दुनिया जैसी लगने लगी है। उसके मन का उजाड़ अब सुंदर वाटिका में परिवर्तित होने लगा है। आज प्रभास ने इति से कहा, इति, गोरखपुर में तुम्हारी कोई सहेली है क्या? क्या करोगे मेरी सहेली का? इति ने हंसते हुए कहा, उसका फ़ोन नंबर चाहिए जिससे मालूम हो सके कि तुम्हारे सुपुत्र क्या कर रहे हैं। इति ने मिसेस पासी का नंबर दिया। प्रभास ने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि इति उसकी बहुत अच्छी सहेली थी। ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई बेचारी। अभी कुछ दिन पहले उसकी 13वीं थी। प्रभास उछल पड़ा। उसने इति से कहा, इति, तुम मुक्त हो गई। कैसे? तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी 13वीं कर दी। क्या? हाँ, तुम्हारी सहेली ने तो यही बताया है। चलो, अच्छा हुआ, अब मैं मुक्त हो गई। देखा, जिस बेटे के लिए तुम इतना परेशान थी उसने बिना ये कन्फर्म किए कि तुम जिंदा हो या मर गई हो, बिना
तुम्हारे मृत शरीर के अंतिम संस्कार किए ही तुम्हारी 13वीं भी कर दी और अपने कर्तव्य से मुक्त हो गया। तुम ही बताओ प्रभास, एक विधवा औरत अपने बच्चों का सहारा न ताकती तो किसका ताकती? चाहे जैसे थे, रत्नेश जब तक जीवित थे तब तक तो मेरे अधिकार सुरक्षित थे, पर उनके न रहने के बाद तो बच्चों के ऊपर आश्रित हो गई। अगर तुम पहले मिले होते तो ज़रूर कुछ सोचती। ठीक है, अब तो मैं मिल गया हूँ, अब तो कुछ सोचो। अब मुझे क्या सोचना है? जो कुछ सोचना है तुम्हें सोचना है। फिर हम लोग नए जीवन की शुरुआत करें। इति मुस्कुराकर प्रभास के गले लग गई। अभी आप सुन रहे थे जयराम सिंह गौर जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी मुक्ति। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों और साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।